हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। और अगर आपने ये सभी के सभी क्वेश्चंस कर लिए, है ना, कुछ ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपने सभी के सभी कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप 65 प्लस स्कोर करेंगे, डेफिनेटली 110% करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस के साथ में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, टिप्स भी दूंगा, जिसको अगर आप एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। सबसे पहले हम 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 और फिर लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको कुछ डाउट्स है इन क्वेश्चंस में तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 1 है ना, जो विलियन है ना, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश की मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। ठीक है, तो यूनिट 1 इकाई 1 में विलियन है, तो विलियन में आपको मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज ये तो करने ही है, और इसके साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज इनकी परिभाषाएं याद करनी है आपको। यूनिट क्या होती है, मोलरता मोललता में डिफरेंस आ सकता है, अंतर आ सकता है, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और इनके न्यूमेरिकल्स आपको करना है। ठीक है, फिर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। फिर नेक्स्ट है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, 2 नंबर में से इनमें से आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका विद्युत रसायन, उसमें से है सेल स्थिरांक, है ना। फिर लवण सेतु और इसके कार्य। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जो लवण सेतु होता है वो क्या है और इसके कार्य क्या है, ये करना है आपको। फिर विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इन सभी की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी, अगली यूनिट है रासायनिक बलगतिकी, उसमें अभिक्रिया की कोटि और इनके प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और इसके प्रकार, जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड, ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सक्रियण ऊर्जा, तापमान गुणांक और देहली ऊर्जा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है। फिर नेक्स्ट है आपका उपसह संयोजी रसायन। यहाँ पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है आपका IUPAC नामकरण से संबंधित, है ना, सूत्र से नाम बनाना और नाम से सूत्र बनाना। क्लियर है ना, 110% ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। ओके, फिर नेक्स्ट है द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर। देखिए, एक स्पेशल बात बताऊं मैं इस यूनिट की, तो यहाँ से 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये IUPAC नामकरण वाला फिक्स है, 110% फिक्स है। फिर दूसरे क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर, टिप्पणी लिखना है, लिगेंड, उपसह संयोजन संख्या और किलेट। ठीक है, फिर बंधन और आयनन समावयवता या आयनीकरण समावयवता, है ना, आयनन समावयवता या आयनीकरण समावयवता एक ही बात है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है अगली यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो यहाँ पर आपको IUPAC नाम याद करने हैं, देखने हैं किन किन के। यूनिट कौन सी है, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, तो इन्हीं के IUPAC नाम यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इनके IUPAC नामकरण करना है आपको। फिर एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर देखना है। फिर रजत दर्पण परीक्षण। अब रजत दर्पण परीक्षण को एक और नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम, वो नाम है टोलेन अभिक्रिया। टोलेन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकता है ये रजत दर्पण परीक्षण, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपकी एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बट कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। ठीक है, अपने दिमाग में। फिर ठीक है, तो रजत दर्पण परीक्षण हो गया। फिर स्टीफन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, एल्डोल संघनन, केनिजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया और लास्ट है वी कार्बोक्सिलीकरण। एक स्पेशल एडवाइस मेरी आपसे ये है कि आप नाम अभिक्रियाएं सभी के सभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये जो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ यार सही है, सभी नेम रिएक्शन आपको करना है
है ना। तो सभी के सभी नेम रिएक्शंस या नाम अभिक्रियाएं आपको करना है, क्यों करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना है, ओके। फिर अगली यूनिट है हमारी एमीन्स, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। एनिलीन एथिल एमीन से कम क्षारीय हैं, क्यों, है ना। एनिलीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है, इसका रीजन आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय हैं, है ना, इसका कारण क्या है। तो एनिलीन एथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है, क्यों, या एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। फिर श्मिट अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, और हो सके तो सभी के सभी नेम रिएक्शंस नाम अभिक्रियाएं कर लीजिएगा, है ना, मैंने आपको पहले क्लियर किया है। फिर अगला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन द्वारा शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, क्यों, है ना, क्या कारण है। फिर अगली यूनिट है हमारी बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए अंतर लिखिए डीएनए और आरएनए में, और गोलाकार और रेशेदार प्रोटीन में अंतर। तो ये दो अंतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के, जैसे कि प्रोटीन का विकृतीकरण और ज्विटर आयन, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सभी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स में अणुसंख्यक गुणधर्म और इसके प्रकार या इसके उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे कि वाष्प दाब, ये क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, है ना, इसके अलावा परासरण दाब। तो ये इसके प्रकार हैं, 4 टाइप के होते हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण और इसके प्रकार, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ओके। फिर धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर आपको करना है, क्लियर है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि विलियन में से 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। अगली यूनिट है हमारी रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पर आपको करना है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, और साथ ही अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से 110% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इसको और कंफ्यूज करने के लिए, इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, T½ = 0.693 डिवाइडेड बाई के, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है T½ बराबर 0.693 बटा के, सिद्ध कीजिए, है ना, ये सिद्ध कीजिए और ये लिख देगा T½ बराबर 0.693 बटा के। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, और ये जो मैंने लिखा है इस तरह से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्लियर है। फिर उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक के तत्व में कारण से संबंधित क्वेश्चन आपका 110% देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना, वादा है आपसे। तो कारण से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ये आपको करना है। कौन कौन से हैं, संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और लास्ट है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों, इनका कारण क्या है। तो ये कारण से संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो करना ही करना है आपको, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लाना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में। फिर अल्कोहल फिनोल और कीटोन, अल्कोहल फिनोल और ईथर में जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अल्कोहल और फिनोल में अंतर लिखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है रीमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, है ना, नाम अभिक्रियाएं सभी करना है ना, क्यों करना है मैं एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण समझाइए, ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण को समझाना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। फिर ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, इसकी सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए, है ना। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है ये भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो लगभग सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पर, आप सर्च करेंगे तो, और बहुत ही ईजी ट्रिक से मैंने क्लियर किए हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल जाइए चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल और फिनोल दोनों में OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, है ना, OH समूह
उपस्थित हैं, क्या कारण है कि फिनोल अम्लीय और अल्कोहल क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली यूनिट जो है आपकी वो है, अगला जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। किस में से आएगा, किस यूनिट में से आएगा, तो ये आएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में से, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेड-जेफ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नाम अभिक्रियाएं, सेंडमेयर अभिक्रिया, कार्बिलैमिन अभिक्रिया, वुड्स, फिटिग, फ्रीडल क्राफ्ट और हुंसडीकर अभिक्रिया, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, है ना। फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 4 मार्क्स का तो एक ही क्वेश्चन आएगा, अब 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका विद्युत रसायन में से और दूसरा आएगा आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से। ठीक है, तो विद्युत रसायन में पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में से 5 नंबर में आ सकता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अभिक्रिया भी आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र बनाना है, अभिक्रिया लिखनी है, एनोड पर कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। फिर संक्षारण क्या है, जंग, है ना, संक्षारण या जंग भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, संक्षारण और जंग एक ही चीज़ है। ठीक है, तो संक्षारण क्या है, इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए, है ना, ये मैं कर चुका हूँ वीडियो अपलोड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर कोलराश का नियम और इसके अनुप्रयोग समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराश का नियम। फिर संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और इससे संबंधित बचाव के उपाय समझाइए। ठीक है, तो 5 नंबर का है, अगर 5 नंबर कमाना है आपको एग्जाम में, 5 नंबर चाहिए आपको, तो ये चारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, 4 में से 110% आने वाला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से गैटरमैन अभिक्रिया, हेलोफोम या आयोडोफोम अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं, पर्किन अभिक्रिया, टिशेंको, इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, नाम अभिक्रियाएं हैं ये। फिर एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि आपको करना है, चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में। फिर एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, परिवर्तन करना है आपको, है ना, किस तरह से एसिटिक अम्ल को आप ये इसमें परिवर्तन करेंगे, किसमें, एसिटामाइड में, एथिल एसीटेट में, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल लेना है और इससे ये उत्पाद हमें बनाने हैं, ये जो यौगिक है ये हमें बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से एक और परिवर्तन वाला क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। हमें बेंजल्डिहाइड लेना है और ये जो यौगिक हैं ये बनाने हैं। ठीक है, सिनेमिक अम्ल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइन, सोडियम बेंजोएट और सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, अब सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होते हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको परिवर्तन में जो नाम अभिक्रियाएं हैं वो हेल्प कर सकती हैं। देखिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ परिवर्तन से रिलेटेड, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट वाला जो है ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में इस तरह से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, एसिटिल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड बनाना है, एसिटिल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड। तो देखिए ये नेम रिएक्शन है, यहाँ पर कौन सी नेम रिएक्शन है आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर अगर आपने रोजेनमुंड अभिक्रिया देखी होगी, पढ़ी होगी, याद होगी, तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है। देखिए पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट में, जाइलिन, उबले जाइलिन में, है ना, विलयन लेना है और एसिटिल क्लोराइड का अपचयन होता है, हाइड्रोजन है ये H2, तो क्या बनता है, एसिटैल्डिहाइड बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ होती है, तो क्या होता है ना, क्या होता है जब, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ होती है, तो क्या होता है। तो देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है, अगर आपको याद हो तो ये वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है ना। देखिए अल्केन बनता है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ये, सोडियम है ना, और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो H को हटा करके Na आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है, सोडा लाइम के साथ में। अब देखिए सोडा लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, और इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एल्केन बनता है। ये क्या है, मीथेन है ना, मीथेन।
तो यहाँ पर इसे हम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर। यह कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्कलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया हुआ है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है ये। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटोफिनोन बना है यहाँ पे। बेंजीन की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड के साथ में हुई, किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एसिटोफिनोन बना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप यकीन नहीं करेंगे, नाम अभिक्रिया अगर आपने सभी याद कर ली तो आपको परिवर्तन में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करने पर क्या होता है? तो क्या होता है? इथेन बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं तो इथेन बनता है। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया है ये, है ना। तो देखिए आपको नाम अभिक्रियाएं भले ही याद थी, वुड्स अभिक्रिया आपको पता है, याद है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको याद है, विकार्बोक्सिलीकरण याद है, रोजेनमुंड आपको याद है, पर अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि परिवर्तन कीजिए एसिटिल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ करने पर क्या होगा, बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर क्या होगा, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करने पर क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं आएगा ये, बट एक्चुअल में आपको आता है ये, है ना। रोजेनमुंड अभिक्रिया आपको याद है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको याद है, वुड्स अभिक्रिया याद है, सभी याद है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाम अभिक्रियाएं सभी करनी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप सभी जो टिप्स हैं ये आप फॉलो करेंगे, एग्जाम में नाम अभिक्रियाएं सभी करेंगे। मैंने कुछ नाम अभिक्रियाएं बताई हैं, ये डायरेक्टली पूछी जाती हैं, कुछ इनडायरेक्टली कन्वर्जन में या परिवर्तन में पूछी जा सकती है। तो सभी नाम अभिक्रियाएं आपको करना है। आपकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे नंबर लाइए, अपना और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।